हेलो एंड ग्रेट वेलकम। तो बेटा स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 21 और सबको मालूम है कि इसका ताल्लुक जो है वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से है। इससे पहले मैंने जब आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टॉपिक कराया था और आप लोगों को थोड़ा सा हैरत में भी लग रहा होगा सर AS 21 तो हम कर चुके हैं। बेटा AS 21 हमने करा था, लेकिन नो डाउट उसमें हमने नियर अबाउट 30 क्वेश्चंस भी करे थे और वो बड़ा अहम और इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है। हालांकि उसमें हमने इसका प्रैक्टिकल पार्ट करा था और इस पर्टिकुलर सेशन में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की गाइडलाइन है AS 21 की जो गाइडलाइन है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, उनकी हम चर्चा करेंगे क्योंकि उन पर बेस्ड भी कुछ क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। अब जब मैंने ये चैप्टर कराया था AS 21, मैंने तब भी आपको बताया था कि जो कंपनीज एक्ट 2013 है और ख़ास तौर से उसका जो सेक्शन 129 है उसके मुताबिक कोई भी कंपनी अगर उसकी कोई सब्सिडियरी कंपनी है तो उसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना जरूरी होता है। CFS का मतलब यहाँ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से है और ऑफ कोर्स वो अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बनाएंगी, लेकिन इसके अलावा एक और अहम पॉइंट भी है। अगर कोई कंपनी है, उसकी कोई सब्सिडियरी कंपनी नहीं है लेकिन उसकी कोई एसोसिएट कंपनी है या उसकी कोई जॉइंट वेंचर है, तो उस केस में भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं। हालांकि उस केस में जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाएंगी वो AS 23 या 27 के हिसाब से बनाई जाएंगी। जो AS 21 है उसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ तब है अगर जब किसी कंपनी की कोई सब्सिडियरी कंपनी होगी। आपको ये भी याद होगा, मैंने जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कराया था मैंने बताया था कि कोई कंपनी हमारी सब्सिडियरी कंपनी कैसे बन सकती है। कोई कंपनी हमारी सब्सिडियरी कंपनी तब होती है जब उस कंपनी का या तो 50, अगर उस कंपनी का कंट्रोल हमारे पास है। और मैंने बताया था कि कंट्रोल कैसे आ सकता है, किसी दूसरी कंपनी का कंट्रोल हमारे पास कैसे आ सकता है जब उस कंपनी के 50% से ज़्यादा के स्टेक्स हमारे पास हों, या फिर उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंपोज करने का अधिकार हमारे पास हो, या बाय वे ऑफ एग्रीमेंट उस कंपनी की जितनी भी मेजर ऑपरेशनल पॉलिसीज हैं उनको कंट्रोल करने का अधिकार या डायरेक्ट करने का अधिकार हमारे पास हो, तब वो हमारी सब्सिडियरी कंपनी बनती है। इसका मतलब कोई भी सब कंपनी हमारी सब्सिडियरी कंपनी तब बनती है, कोई भी कंपनी हमारी सब्सिडियरी कंपनी तब बनेगी जब उसका कंट्रोल हमारे पास होगा। और मैंने बताया कि कंट्रोल एक तो मेजॉरिटी स्टेक से भी आ सकता है और एग्रीमेंट्स के थ्रू भी आ सकता है। तो अब इस स्टैंडर्ड पे डायरेक्टली आते हैं टाइम वेस्ट करे बगैर। तो इस स्टैंडर्ड को अब मैंने स्टार्ट करा, फटाफट पेन पेंसिल रजिस्टर वगैरह निकाल लें। अब स्टैंडर्ड को ठीक तरीके से समझने के लिए, जैसा कि मेरी आदत है कि हम थोड़ा सा लिखा के कराते हैं, तो फटाफट आप लिखना शुरू कर दें। सिर्फ रीड कराने से कुछ नहीं होता है, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं। ये बहुत से बच्चों को गलत फहमी है। आप लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि कोई फटाफट बस रीड करके आपको करा दे। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, जस्ट 1 सेकंड का मुझे टाइम दें, 1 सेकंड का। ये थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसको ठीक कर लूँ क्योंकि कुछ ब्लरिंग सी आ रही है। ठीक है, 1 सेकंड लगेगा जस्ट। हाँ, तो अब ये ब्लरिंग्स ठीक हैं मेरे ख्याल से। थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के केस में ये ध्यान रखना पड़ता है। एनीवे, तो सबसे पहले आप मेरे साथ लिखना शुरू करें और वही चीज़ लिखें जो मैंने अभी आपको लिखाया भी थी। मैंने सबसे पहले अभी आपको बताया कि एज पर सेक्शन 129 कंपनीज एक्ट का जो सेक्शन 129 है, एज पर सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 का जो सेक्शन 129 है, करेक्ट, 2013 कॉमा अ कंपनी, कोई भी कंपनी जिसकी की सब्सिडियरी कंपनी है, अ कंपनी हैविंग अ सब्सिडियरी, अगर किसी कंपनी की कोई सब्सिडियरी कंपनी है, हैविंग सब्सिडियरी और सब्सिडियरीज, अगर उसकी एक सब्सिडियरी है या एक से ज़्यादा सब्सिडियरी कंपनी है, सब्सिडियरी और सब्सिडियरीज नीड टू प्रिपेयर, तो उस केस में उसको प्रिपेयर करनी पड़ती है, नीड टू प्रिपेयर। एक तो वो अपनी खुद की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे जिसको हम सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एक तो कंपनी को, अगर कोई कंपनी है और उसकी कोई सब्सिडियरी कंपनी है, तो जो पेरेंट कंपनी है, आपको मालूम है अगर मेरी कोई सब्सिडियरी कंपनी है तो मैं पेरेंट हूँ, वो सब्सिडियरी कंपनी है, तो पेरेंट कंपनी को एक तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़ेंगी, करेक्ट। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब है जिसमें कि वो केवल अपनी पोजीशन, अपने एसेट्स और लायबिलिटी को रिफ्लेक्ट करेगी और अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिफ्लेक्ट करेगी, SFS।
एंड और उनको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनानी पड़ेंगी। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है कि ये पूरे ग्रुप की पोजीशन को दिखाएंगे। ग्रुप का मतलब है पेरेंट और सब्सिडियरी। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर मैंने तुम्हें यह भी बताया कि कोई कंपनी हमारी सब्सिडियरी कंपनी कब बन सकती है। An entity could be subsidiary. An entity could be subsidiary when its control is in the hands of another entity। तो कोई एंटिटी सब्सिडियरी कंपनी तब बनती है जब उसका कंट्रोल किसी दूसरी एंटिटी के पास है। अनदर एंटिटी। फिर मैंने तुम्हें बताया था, या पहले तो इसको यूं समझ ले, मान लेते हैं कि E1 नाम की कोई एंटिटी है और S1 नाम की कोई एंटिटी है, और S1 नाम की एंटिटी का अगर कंट्रोल हमारे पास है, तो मैंने आपको जब AS21 का चैप्टर कराया था प्रैक्टिकल पार्ट, तो मैंने बताया था इसको हम पेरेंट कंपनी कहते हैं, और जिस कंपनी का कंट्रोल हमारे पास है उसको हम सब्सिडियरी कंपनी कहते हैं। ये मैंने तुम्हें बताया था। आपको ये भी याद होगा, मैंने ये भी बताया था कि कंट्रोल हमारे पास कैसे आ सकता है। कंट्रोल कैन बी एक्वायर्ड। कंट्रोल जो एक्वायर करा जा सकता है किसी दूसरी एंटिटी के ऊपर, वो कैसे करा जा सकता है? कंट्रोल कैन बी एक्वायर्ड, मैंने बताया था, या तो मेजॉरिटी वोट्स के थ्रू करा जा सकता है। मेजॉरिटी वोट का मतलब है, या जिसको हम बोलते हैं मेजॉरिटी स्टेक्स। मेजॉरिटी स्टेक्स का मतलब है कि अगर किसी दूसरी कंपनी के 50% से ज़्यादा के स्टेक्स हमारे पास हैं, मोर देन 50% स्टेक्स अगर हमारे पास है, तो हम कहेंगे उस कंपनी का कंट्रोल हमारे पास है। या किसी दूसरी कंपनी का कंट्रोल जो है बाय वे ऑफ एग्रीमेंट भी हासिल करा जा सकता है। एग्रीमेंट का मतलब है, सपोज किसी दूसरी कंपनी में मेरे केवल 25% स्टेक्स है, तो लॉजिकली कंट्रोल मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर हमारा एग्रीमेंट है कि आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हम कंपोज करेंगे, तो उस केस में कंट्रोल हमारे पास माना जाएगा, बावजूद इसके कि मेरे पास 25% स्टेक्स है। इज इट क्लियर टू यू? अब यहां पर आपको यह भी मालूम होना चाहिए, ऑल्सो इफ एन एंटिटी, अगर कोई एंटिटी है, इफ एन एंटिटी हैज एन एसोसिएट, if an entity has an associate company, देखो कोई कंपनी हमारी एसोसिएट कंपनी कब बनती है? सपोज ये अदर एंटिटी है और ये E1 है। अगर E1 के पास अदर एंटिटी के 20% से ज़्यादा के स्टेक्स हैं, इज इट क्लियर टू? 20% से ज़्यादा के स्टेक हैं, लेकिन अप टू 50% तक हैं। अगर मेरी इन्वेस्टमेंट, E1 की इन्वेस्टमेंट अदर एंटिटी में 20% से ज़्यादा है लेकिन 50% तक है या उससे कम है, यानी कि 22%, 23%, 45%, तो हमारे पास कंट्रोल तो नहीं है, लेकिन ये एंटिटी जो है हमारी एसोसिएट एंटिटी मानी जाएगी, क्योंकि जब किसी एंटिटी में हमारा स्टेक्स 20% से 50% की रेंज के बीच में होता है, तो माना ये जाता है कि हमारे पास कंट्रोल तो नहीं है लेकिन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब है कि इस एंटिटी की जो फाइनेंशियल और ऑपरेशनल पॉलिसी है उसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कंट्रोल तो नहीं कर सकते लेकिन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ऑल्सो इफ एन एंटिटी हैज़ एन एसोसिएट और जॉइंट वेंचर, तो अगर हमारी कोई एसोसिएट एंटिटी है या जॉइंट वेंचर है, इन दैट केस ऑल्सो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर
prepared. In that case also, consolidated financial statements are prepared. तो उस केस में भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ेंगी, लेकिन इन अकॉर्डेंस विद AS23, in accordance with AS23 and AS27. अगर मेरी एसोसिएट है तो मैं AS23 लगाऊंगा, अगर मेरी जॉइंट वेंचर है तो AS27 लगाऊंगा रिस्पेक्टिवली। तो ये कुछ चीज़ें भी तुम्हें मालूम होनी चाहिए। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अभी अभी मैंने तुमसे एक बात कही कि अगर हमारी कोई सब, यानी कि ये जो स्टैंडर्ड है AS21 है, तो इसमें हम एसोसिएट की बात नहीं करेंगे, ना ही जॉइंट वेंचर की बात करेंगे, क्योंकि उसके लिए अलग स्टैंडर्ड है। जब मैं AS23 और 27 कराऊंगा तो तब मैं उसमें उसकी चर्चा करूंगा। अब AS21 में ज़्यादा हम सब्सिडियरी की बात करेंगे। सब्सिडियरी का मतलब जिसका कंट्रोल हमारे पास है। अभी अभी मैंने कहा कि लॉजिकली क्या होता है कि जब कोई हमारी सब्सिडियरी कंपनी है जिस किसी दूसरी कंपनी का हमारे पास कंट्रोल है, तो हमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ती हैं। अभी मैंने ये बात कही, लेकिन यहाँ एक अहम पॉइंट है। मैंने कहा आजकल एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं और बच्चे पढ़ते नहीं हैं, जिसकी वजह से वो फिर आंसर नहीं दे पाते हैं। तो अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने ये भी लिखा एज पर रूल 6 of Companies Act 2014, if a parent of a wholly owned subsidiary, आपको याद होना चाहिए होली ओन्ड सब्सिडियरी का क्या मतलब है। अगर किसी दूसरी कंपनी के 100% शेयर हमारे पास होते हैं तो वो मेरी होली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी मानी जाएगी। ऑफ ए होली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी is incorporated outside India। अगर कोई कंपनी है और उसकी कोई पेरेंट कंपनी है, लेकिन पेरेंट कंपनी जो है आउटसाइड इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है, आउटसाइड इंडिया, then such parent need not require to prepare consolidated financial statement. Then such parent need not require to prepare consolidated financial statement। तो उस केस में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये भी आपको मालूम होनी चाहिए। सपोज मैंने कहा जो सब्सिडियरी कंपनी है वो इंडिया में है, सब्सिडियरी जो है इंडिया में है, और इसकी जो पेरेंट कंपनी है, इसकी पेरेंट कंपनी जो है वो मान लेते हैं यूएसए में है। तो इस केस में पेरेंट को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर टू यू? जैसे कि IBM प्राइवेट लिमिटेड नाम की जो सब्सिडियरी है इंडिया में, उसकी पेरेंट कंपनी IBM, जिसका कि नाम IBM, अब यूएसए में हम जैसे यहाँ लिमिटेड वर्ड यूज़ करते हैं तो हम यूएसए में इनकॉर्पोरेशन यूज़ करते हैं, INC। तो उसकी जो पेरेंट कंपनी है IBM इनकॉर्पोरेशन, वो पेरेंट कंपनी है वो यूएसए में। तो उस केस में IBM इनकॉर्पोरेशन को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अच्छा जी, अब आपको ये तो मालूम है कि जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बनानी जरूरी होती है, ये भी हमें मालूम है। आपको कंट्रोल का मतलब भी मालूम है, आपको सब्सिडियरी का मतलब भी मालूम है, इजंट इट और नॉट? तो ये सारी चीज़ें जब आपको मालूम है तो अब इसके बाद कुछ हमने क्या करा, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। अब जाहिर है कि कुछ हमने जो देखना है इसमें केस स्टडीज़ हम देखेंगे, और हमारी कोशिश रहती है कि केस स्टडी भी लिखा करके कराई जाए, तो जिससे क्या बोलते हैं समझने में आसानी रहती है। तो केस स्टडीज़, अब मैंने केस स्टडी लिखी और मान लेते हैं कि ये केस स्टडी 1 है।
आप कोई भी नंबर लिख लें, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें मैंने लिखा कि H1NH2 नाम की H1NH2 होल्ड, H1 और H2 नाम की कंपनी है एंड दे होल्ड 60% एंड 60% एंड 40% इक्विटी शेयर्स, 60% एंड 40% इक्विटी शेयर्स। तो H1 लिमिटेड के पास और H2 लिमिटेड के पास 60% एंड 40% इक्विटी शेयर्स हैं इन S लिमिटेड, शेयर्स इन S लिमिटेड, करेक्ट, नंबर 1। फिर मैंने लिखा एज पर शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट, एज पर शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट, एज पर शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट, एज पर शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट। अब शेयर होल्डर्स के एग्रीमेंट के मुताबिक एज पर शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट कॉमा H2 जो S2 लिमिटेड नाम की कंपनी है, S2 लिमिटेड अपॉइंट्स 4 directors out of 6 directors of S लिमिटेड। तो आपने क्या देखा कि जो S2 लिमिटेड नाम की कंपनी है उसका एक एग्रीमेंट है S लिमिटेड से कि आपके जो डायरेक्टर्स हैं उसमें से ज़्यादा डायरेक्टर हम कंपोज करेंगे, 6 में से 4 हम कंपोज कर रहे हैं। उसके बाद अच्छा जी, अब मैंने इसमें आगे ये भी लिखाया H1 and H2, H1 and S2। इसको मैं ऐसे लिखाता हूं। इसमें मैंने तुमसे अब क्वेश्चन ये पूछा कि डू H1 and S2 require to prepare consolidated financial statement। इस चैप्टर में मैं जब भी वर्ड CFS यूज करूं तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं होगा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा। पहले आपकी बात समझ में आ गई ये क्वेश्चन क्या है? पहले तो आपको क्वेश्चन क्या ध्यान से समझना है। इस क्वेश्चन में ये S लिमिटेड नाम की कंपनी है, ये S लिमिटेड नाम की कंपनी है। जो S लिमिटेड नाम की कंपनी है उसके 60% स्टेक्स तो H1 लिमिटेड के पास है। बिकॉज H1 के पास S लिमिटेड के 60% से ज़्यादा के स्टेक हैं, तो इसमें किसी तरह का डाउट नहीं है कि H1 के पास S का कंट्रोल है। H1 के पास तो कंट्रोल है ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी स्टेक। और जो S लिमिटेड नाम की कंपनी है उसके 40% शेयर जो हैं H2 के पास है। लॉजिकली S2 के पास अगर 40% स्टेक हैं तो S लिमिटेड का कंट्रोल जो है S लिमिटेड में नहीं है, H2 लिमिटेड का कंट्रोल S लिमिटेड में नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में ये लिखा है कि H लिमिटेड के पास ये राइट है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको ये कंपोज करेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंपोज करने का अधिकार H2 के पास है। जो S1 के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको कंपोज करने का अधिकार इनके पास है। तो इसका मतलब बावजूद इसके कि H2 के पास 40% स्टेक्स है, मेजॉरिटी स्टेक्स नहीं है, लेकिन उनके पास ये राइट है इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंपोज करने का। इसका मतलब S लिमिटेड में H2 का भी कंट्रोल है। इज इट क्लियर टू यू? तो दोनों कंपनी को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस केस में बनानी पड़ेंगी। अगर आप एग्जामिनेशन में, होता क्या है कि बच्चे मैं आजकल देख रहा हूँ वो केस स्टडीज़ का जो रेस्पॉन्स देना चाहिए उनको देने का आर्ट उस तरीके से नहीं आता जैसे कि एग्जामिनेशन में रिक्वायरमेंट है। देखें जी, यहाँ पर लिखें, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या H1 और S2 को दोनों को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जरूरत है। आंसर तो मैंने दे दिया। इट इज पॉसिबल that an entity जो कि इस केस में S लिमिटेड है, an entity is controlled by 2 entities। ऐसा पहले तो पॉसिबल है, is controlled
बाय टू एंटिटीज। तो इस केस में एस लिमिटेड को H1 और H2 लिमिटेड कंट्रोल कर रहे हैं बाय टू एंटिटीज। इज इट क्लियर टू यू? पहले तो ये कंट्रोल कर रहे हैं, ये मालूम होना चाहिए। अब आगे आपको इसमें क्या मालूम होना चाहिए कि इन दी प्रेजेंट केस, आगे सॉरी आपने ऐसे लिखना है कि इन दी प्रेजेंट केस। अब ये जो प्रेजेंट केस है, इन दी प्रेजेंट केस कॉमा H1 कंट्रोल्स। अब H1 तो कंट्रोल कर रही है बिकॉज ऑफ मेजॉरिटी स्टेक्स। H1 कंट्रोल्स S लिमिटेड by virtue of having majority stakes, क्योंकि उनके पास मोर देन 50% स्टेक्स हैं। while H2 limited controls S limited on account of having right, क्योंकि उनके पास ये राइट है किस चीज का? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंपोज करने का, राइट टू कंपोज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो दोनों के पास कंट्रोल है, कंपोज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो इसलिए ये दोनों कंपनी एस लिमिटेड को कंसोलिडेट करेंगी। इज इट क्लियर टू यू? एज सच कॉमा H1 लिमिटेड एंड H2 लिमिटेड नीड टू कंसोलिडेट। तो उनको कंसोलिडेट करने की जरूरत है। नीड टू कंसोलिडेट, क्या नाम है इसका? एस लिमिटेड, कंसोलिडेट एस लिमिटेड। तो ये क्वेश्चन था। तो एक तो ये नई चीज तुम्हें मैंने कहा स्टैंडर्ड में कुछ इस तरह की चीजें तुम्हें पता लगती है। इसी तरह से फिर केस 2 को हम करेंगे, केस स्टडी 2। अब केस स्टडी 2 में मैंने क्या लिखाया? केस स्टडी 2 में मैंने लिखाया H लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है, H लिमिटेड होल्ड्स। अब H लिमिटेड के पास जो है मान लेते हैं 45% शेयर्स हैं। H लिमिटेड होल्ड्स 45% इक्विटी शेयर्स, 45% इक्विटी शेयर्स। कितने? 45% इक्विटी शेयर्स है। एंड लेकिन मैंने कुछ और भी लिखाया, एंड 100% कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, 100% कन्वर्टेबल डिवेंचर्स इन एस लिमिटेड। तो जो हमारी कंपनी है, हमने एस लिमिटेड के 45% इक्विटी शेयर्स भी खरीदे हैं और कुछ हमने डिवेंचर्स भी खरीदे हुए हैं जो कि 100% कन्वर्टेबल है इक्विटी शेयर में। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स ऑफ एस लिमिटेड, करेक्ट। आगे मैंने लिखाया टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल, टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल, टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड, शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड इज ₹1 लाख। उनकी जो टोटल शेयर कैपिटल है वो तो मैंने 1 लाख की लिखाई। एंड और मैंने लिखाया एंड अमाउंट ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर, अमाउंट ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, कन्वर्टेबल डिवेंचर इज 5 लाख। अमाउंट ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर इज 5 लाख। इज इट क्लियर टू यू? अब मैंने इसमें एक ये भी लिखाया सेंटेंस कि डिवेंचर्स आर कन्वर्टेबल, डिवेंचर्स आर कन्वर्टेबल, डिवेंचर्स आर कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स, एज एट
30th of June 2025। तो 30 जून 2025 को ये डिवेंचर इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इस एंटिटी का जो अकाउंटेंट है वो क्या सोच रहा है? अकाउंटेंट क्या कंपनी का नाम लिखा है तो मैंने, अकाउंटेंट ऑफ एच लिमिटेड इज ऑफ द व्यू। अब जो अकाउंटेंट है एच लिमिटेड का, जिसने की इन्वेस्टमेंट करी हुई है, अकाउंटेंट ऑफ एच लिमिटेड इज ऑफ द व्यू, उसका ये ख्याल है, क्या ख्याल है? इज ऑफ द व्यू डैट पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स का मतलब, देखो हमारे हाथ में कुछ डिवेंचर्स हैं और ये फ्यूचर में इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो बिकॉज ये फ्यूचर में इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं तो इसको मैं पोटेंशियल इक्विटी शेयर भी बोल सकता हूँ। तो अकाउंटेंट ऑफ एस लिमिटेड इज ऑफ द व्यू दैट पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स आर, अकाउंटेंट ऑफ एच लिमिटेड इज ऑफ द व्यू दैट, इसके आगे इफ भी लिख दो, if potential equity shares are taken into account, अगर हम potential equity shares को भी consider करें, taken into account, then it will cross 50% interest in S Limited, and therefore ये अभी क्वेश्चन का ही पार्ट चल रहा है, and therefore H Limited should consolidate S Limited as at 31st of 3/2025। बात समझ में आ गई? जो हमारा अकाउंटिंग ईयर है वो 31st 3/2025 को ख़त्म हो रहा है। हमारे पास अभी 45% स्टेक्स हैं और कुछ डिवेंचर्स भी हैं। कितने डिवेंचर हैं ये नहीं बताया, लेकिन कुछ डिवेंचर्स हैं जो कि कन्वर्टेबल हैं इक्विटी शेयर्स में, और ये इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होंगे जो डिवेंचर्स हमारे पास हैं। लेकिन ये जो कन्वर्ट होंगे, ये कन्वर्ट होंगे 30 जून 2025 को, नेक्स्ट ईयर। यानी कि इस डेट को मेरे पास इतने इक्विटी शेयर नहीं है कि ये कहा जा सके कि कंट्रोल हमारे पास है। इज इट क्लियर टू यू? हालांकि इस तारीख को हमारे पास कंट्रोल आ जाएगा जब ये कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यानी कि जब मैं नेक्स्ट ईयर के एंड में पहुंचूंगा 31 3 2026 को, तब मैं कंसोलिडेट करूंगा, क्योंकि तब कंट्रोल मेरे पास आ जाएगा। तो इस केस में जो आपका रिस्पॉन्स है वो आप किस तरीके से लिखेंगे, ये मैं इसीलिए प्रैक्टिस कराता रहता हूँ। मुझे मालूम है कि बच्चों को रिस्पॉन्स लिखने में प्रॉब्लम होती है और उसके लिए आप कभी भी लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो ऑन 31st of 3 2025 एच लिमिटेड के पास कंट्रोल नहीं है। एच लिमिटेड डज नॉट हैव या डज नॉट एक्सरसाइज, एस लिमिटेड डज नॉट एक्सरसाइज कंट्रोल। क्यों? क्योंकि हमारे पास सिर्फ 45% स्टेक है। डज नॉट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर एस लिमिटेड as H Limited has only 45% stakes, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 45% स्टेक्स है। 45% स्टेक्स। क्लियर? इज इट क्लियर टू यू? लेकिन जैसा मैंने कहा, हाउएवर, यानी कि 31 3 2025 को मुझे कंसोलिडेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंट्रोल मेरे पास नहीं है। हाउएवर, जैसा कि मैंने अभी बताया, हाउएवर एच लिमिटेड
can treat S Limited as subsidiary as at 31st of 3 2026, क्योंकि बाय डेट टाइम हमारे पास कंट्रोल आ जाएगा। एज ब्रैकेट में लिख लो, बाय डेट टाइम कंट्रोल विल एक्रू, बाय डेट टाइम 31st 3 2026 तक कंट्रोल हमारे पास आ जाएगा। बाय डेट टाइम कंट्रोल शेल एक्रू, क्योंकि 30 जून 2025 को जब हमारे पास जो डिवेंचर है वो जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो हमारे पास 50% से ज़्यादा के स्टेक्स हो जाएंगे। शेल एक्रू, तो 31st 3 2026 को हम कंसोलिडेट करेंगे, लेकिन 31st 3 2025 को कंसोलिडेट नहीं करेंगे। हालांकि वैसे मैंने जस्ट नॉलेज के लिए बताया, 31st 3 2025 को हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 21 के हिसाब से कंसोलिडेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारी सब्सिडियरी नहीं है। AS 21 सिर्फ सब्सिडियरी पे अप्लाई करता है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, 45% स्टेक्स तो हमारे पास हैं, तो ये हमारी एसोसिएट जरूर मानी जा सकती है। मैं यहां लिख देता हूं, एट द सेम टाइम comma, as at 31st 3 2025, comma, H Limited can treat S Limited as associate, as an associate। हम उसको एसोसिएट मान सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 45% स्टेक्स हैं, क्योंकि 20 से लेके 50% के बीच में अगर स्टेक्स हों तो सामने वाली कंपनी हमारी एसोसिएट होती है। एज एन एसोसिएट, तो अगर मैं उसको एसोसिएट मान लूंगा तो AS 23 के हिसाब से मुझे कंसोलिडेशन करना पड़ेगा। इस तरह आप अपना आंसर लिख सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा जी, केस स्टडी 3। अब केस स्टडी 3 को हमने देखा। केस स्टडी 3 में क्या है? केस स्टडी 3 में मैंने यहां पर लिखाया कि एक्स लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है। एक्स लिमिटेड इज अ पार्टनर। कभी कभी कंपनी भी पार्टनरशिप में आ सकती है। एक्स लिमिटेड इज अ पार्टनर इन वाई एंड ब्रदर्स। अब वाई एंड ब्रदर्स जो है वो एक पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म, करेक्ट। इट हैज सब्सक्राइब्ड, लेकिन वाई लिमिटेड के पास 60% स्टेक्स है। 60% स्टेक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। 60% स्टेक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब है कि पार्टनरशिप फर्म में हमारा इंटरेस्ट जो है वो 60% का है, यानी कि 50% से ज़्यादा का है। लेकिन पूरा सेंटेंस क्या है? 60% स्टेक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म बट only 45% voting rights, 45% वोटिंग राइट्स एज पर डीड। लेकिन डीड में ये कहा गया है, एज पर डीड, जो पार्टनरशिप डीड है, कि भले ही आपके पास 60% इंटरेस्ट है। 60% इंटरेस्ट का क्या मतलब है? कल अगर ये पार्टनरशिप फर्म डूबेगी तो जितने भी एसेट्स और लायबिलिटी होंगे उसमें 60% में हमारा हिस्सा होगा। जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा 60% हमारा हिस्सा होगा। ये 60% का मतलब है। लेकिन कह रहा है पार्टनरशिप डीड में ये लिखा है, भले ही हमारे पास 60% क्या बोलते हैं स्टेक्स हैं, लेकिन हिस्से हैं, लेकिन वोटिंग पर्पस के लिए माना जाएगा आपके पास सिर्फ 45% ही है। इज इट क्लियर टू यू? तो बट ओनली 45% वोटिंग राइट्स है। इज इट क्लियर टू यू? एज पर द डीड। तो क्वेश्चन ये है, सजेस्ट whether
X Limited should consolidate पार्टनरशिप फर्म। क्या मैं पार्टनरशिप फर्म को कंसोलिडेट करूंगा? नहीं, क्योंकि इस केस में मेरे पास मोर देन 50%, जब हम स्टेक्स कहते हैं तो यहाँ बेसिकली मतलब होता है वोटिंग राइट से। इज इट क्लियर टू यू? तो इस केस में जो आपका रिस्पॉन्स होगा वो क्विक फायर होना चाहिए। रिस्पॉन्स, तो रिस्पॉन्स जब आप लिखेंगे इन द गिवन केस, इस तरह से स्टार्ट करने में आसानी रहती है। इन द गिवन केस, इन द प्रेजेंट केस, इन द गिवन केस, कॉमा, X Limited holds only, X Limited के पास केवल 45% वोटिंग राइट्स हैं। होल्ड्स ओनली 40% वोटिंग राइट्स, 45% वोटिंग राइट्स। Hence, consolidation is not required. तो इस केस में कंसोलिडेशन की जरूरत नहीं है। कंसोलिडेशन नॉट रिक्वायर्ड। तो इस केस में कंसोलिडेशन की जरूरत नहीं है एज पर AS 21। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा जी, तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा। केस स्टडी 4 को भी देखें। केस स्टडी 4 में मैंने तुम्हें क्या लिखाया? केस स्टडी 4 में मैंने तुम्हें लिखाया कि X Limited नाम की कोई कंपनी है, या कंपनी A, चलो बार बार X मैंने लिखा दिया तो मैं अब लिख देता हूं कंपनी A है, ओन्स, और कंपनी A के पास 49% स्टेक्स हैं। 49% owns 49% इन B Limited। तो B Limited नाम की कंपनी के 49% स्टेक्स हमारे पास हैं एंड 45% इन C Limited, और C Limited के हमारे पास 45% स्टेक्स हैं। आगे कह रहा है B Limited owns 30% इन C Limited, और B Limited जो है C Limited में, B Limited के पास, पहले तो A Limited के पास 49% स्टेक्स हैं B Limited के, और कह रहा है A Limited के पास 45% स्टेक्स है C Limited के। अब क्वेश्चन में आगे ये भी बताया है कि जो B Limited है उसने भी C Limited में कुछ इन्वेस्टमेंट करी है। तो आगे मैंने यहां लिखा मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी आर्ग्यूज, वो क्या आर्ग्यू कर रहा है? आर्ग्यूज दैट A Limited should consolidate C Limited, यानी कि जो A Limited का अकाउंटेंट है वो ये सोचता है कि हमें इसको कंसोलिडेट करना चाहिए। कंसोलिडेट C Limited बिकॉज, और वो दलील ये दे रहा है बिकॉज A Limited holds directly and indirectly more than 50% stakes। ये उसकी दलील है, stakes in C Limited। आपकी समझ में क्वेश्चन आया? नहीं आया तो पहले समझने की कोशिश करें। मैंने बताया एक तो इस क्वेश्चन में A Limited नाम की कंपनी है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A Limited ने B Limited में इन्वेस्टमेंट करी है। A Limited ने B Limited के 49% स्टेक्स खरीदे हैं,
और साथ ही साथ ए लिमिटेड ने सी लिमिटेड नाम की जो कंपनी है, ए ने सी कंपनी के भी कुछ स्टेक्स खरीदे हैं और वो हैं 45%। कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में ये भी लिखा है कि जो बी लिमिटेड नाम की कंपनी है उसने भी सी लिमिटेड में कुछ इन्वेस्टमेंट करी हुई है। बी लिमिटेड ने सी लिमिटेड में 30% की इन्वेस्टमेंट करी हुई है, करेक्ट। बी लिमिटेड ने सी लिमिटेड में। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है, या जो मैनेजमेंट है वो ये सोच रहा है कि ए लिमिटेड को जो ए लिमिटेड है उसे सी लिमिटेड को कंसोलिडेट करना चाहिए। और किस आधार पर सोच रहा है? क्योंकि वो सोच रहा है कि ए लिमिटेड ने 45% की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सी लिमिटेड में करी हुई है, और क्योंकि ये तो मेरी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है और कुछ इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है बी के थ्रू, यानी कि उनको लगता है कि टोटल इन्वेस्टमेंट 75% की हो जाएगी जो कि 50% से ज़्यादा की है। ये मैनेजमेंट को लग रहा है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिला करके, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिला करके हमारी जो इन्वेस्टमेंट है सी लिमिटेड में वो 50% से ज़्यादा की हो जाएंगी। ये 45% तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, और बिकॉज बी लिमिटेड ने 30% इसमें इन्वेस्टमेंट करी हुई है तो 30 + 45 उनको लगता है 75, यानी कि मोर देन 50%। इस हिसाब से हमें इसको कंसोलिडेट करना चाहिए। ये तो मैनेजमेंट का व्यू है, लेकिन ध्यान रखें, देखो जी एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, बी लिमिटेड पे आपका कंट्रोल नहीं है। बी लिमिटेड आपकी सब्सिडियरी कंपनी नहीं है, तो बी लिमिटेड ने जो सी लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करी है वो आपके लिए बेकार है। हाँ, अगर बी लिमिटेड का कंट्रोल आपके पास होता, सपोज इसी क्वेश्चन में मैं ये कहता कि ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड में 51% की इन्वेस्टमेंट करी, सपोज क्वेश्चन में ये दिया होता कि ए ने बी में 51% की इन्वेस्टमेंट करी है और बी ने सी में 30% की इन्वेस्टमेंट करी है, और ए ने कुछ इन्वेस्टमेंट सी लिमिटेड में करी है, लेट अस से 45%। इस केस में अगर ये कहानी होती क्वेश्चन में, बिकॉज इस क्वेश्चन में बी जो है ए की सब्सिडियरी कंपनी है, बी का कंट्रोल हमारे पास है, तो इस केस में मैं कह सकता था कि सी का कंट्रोल भी हमारे पास है। कैसे? क्योंकि 45% तो हमारी इन्वेस्टमेंट है ही, और सी कंपनी बी कंपनी के कंट्रोल में है, यानी कि हमारी इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 30% की होगी। तो इस केस में मैं मान सकता था कि जो 75% है हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट है सी लिमिटेड में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला करके। लेकिन ऐसा तब होता अगर बी लिमिटेड आपके कंट्रोल में होती, पर इस क्वेश्चन में बी लिमिटेड आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 49% शेयर है। तो बी ने जो इन्वेस्टमेंट सी में करी है तो उसको आप यूज़ नहीं कर सकते ये देखने के लिए कि सी लिमिटेड के ऊपर आपका कंट्रोल है या नहीं। सिंपल वर्ड्स में अब की बार ए का कंट्रोल ना तो बी के ऊपर है और ना सी के ऊपर है, क्योंकि बी में भी हमारी 50% से इन्वेस्टमेंट कम है। तो इस केस में आपका रेस्पॉन्स हो जाएगा सिंस ए लिमिटेड does not exercise control, तो ए लिमिटेड का कंट्रोल नहीं है सी लिमिटेड में। सिंस ए लिमिटेड does not exercise control over सी लिमिटेड, कॉमा, नो कंसोलिडेशन रिक्वायर। ए लिमिटेड का सी लिमिटेड में कंट्रोल क्यों नहीं है? क्योंकि ए लिमिटेड के पास सी लिमिटेड के सिर्फ 45% शेयर हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। अब की बार हम इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि बी लिमिटेड हमारी सब्सिडियरी कंपनी नहीं है। नो कंसोलिडेशन रिक्वायर्ड, तो इस केस में कोई कंसोलिडेशन की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी आया तो घबराने की बात नहीं है। अच्छा जी, अब केस स्टडी, अगली केस स्टडी मैंने ली केस स्टडी 5। अब केस स्टडी 5 में मैंने लिखाया कि एच लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है, एच लिमिटेड होल्ड्स
इस तरह की केस स्टडीज एग्जामिनेशन में पूछ ली जाती हैं। मतलब AS21 हम क्यों कर रहे हैं अब ये समझ में आना चाहिए। H लिमिटेड होल्ड्स 45% ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ X लिमिटेड, शेयर कैपिटल ऑफ X लिमिटेड, and balance 55% क्योंकि जो X लिमिटेड है उसके 45% स्टेक्स तो हमारे पास हैं, तो बैलेंस 55% जो हैं, बैलेंस 55% इज हेल्ड बाय 500 मेंबर्स। बैलेंस 55% जो है वो 500 लोगों के हाथ में, मेंबर्स, करेक्ट। एंड ईच मेंबर इज हैविंग ए स्मॉल परसेंटेज। ईच मेंबर is having a small percentage of share। यानी कि जो बैलेंस 55% स्टेक्स हैं वो 500 लोगों के हाथ में हैं, और जिनके भी हाथ में हैं उनके पास बड़ी स्मॉल परसेंटेज है, हैव स्मॉल परसेंटेज। अच्छा जी, आगे मैंने लिखाया एज द अदर मेंबर्स, अब जो अदर मेंबर्स हैं, एज द अदर मेंबर्स हैव ए स्मॉल परसेंटेज, क्योंकि उनके पास स्मॉल परसेंटेज है, एज द अदर मेंबर्स हैव ए स्मॉल परसेंटेज कॉमा ऑफ इंटरेस्ट they are not actively participating तो वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं कंपनी की मीटिंग्स वगैरह में, पार्टिसिपेटिंग इन X लिमिटेड, क्योंकि उनके पास स्मॉल परसेंटेज है, तो वो उनको लगा कि हम पार्टिसिपेट करके क्या करेंगे। और मेरा क्वेश्चन ये है, क्योंकि हमारे पास इस कंपनी के 45% स्टेक्स हैं, कैन एच लिमिटेड कंसोलिडेट, क्या हम कंसोलिडेट कर सकते हैं, कंसोलिडेट X लिमिटेड, क्या हम X लिमिटेड को कंसोलिडेट कर सकते हैं इस केस में, आप बताएं। हालांकि दूसरी जो कंपनी है उस कंपनी में हमारे पास 45% स्टेक्स हैं, बाकी 55% जो हैं वो दूसरे शेयर होल्डर्स के पास हैं, और जो दूसरे शेयर होल्डर हैं वो पार्टिसिपेट वगैरह भी नहीं कर रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि क्या इस केस में मुझे कंसोलिडेट करना चाहिए या नहीं। पहले तो ये बताओ कंसोलिडेशन कब पॉसिबल हो सकती है, जब आपके पास कंट्रोल होगा। तो 1 मिनट के लिए ऐसा लगता है कि जैसे H लिमिटेड कंट्रोल कर रही है, 1 मिनट के लिए ऐसा लगता है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है हमारे पास 45% स्टेक्स है, बाकी लोग पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे। तो 1 मिनट के लिए ऐसा लगता है कि कंट्रोल हमारे पास ये है, पर हकीकत ये है कि कंट्रोल हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारे पास 50% से ज़्यादा का स्टेक्स नहीं है। तो इसमें आप रिस्पॉन्स लिखेंगे ऑल्दो कॉमा it seems, although it seems, comma, H limited in substance, ऐसा लग रहा है, in substance, हकीकत में ऐसा लग रहा है, in substance is controlling, तो 1 मिनट के लिए तो ऐसा ही लग रहा है कि H limited कंट्रोल कर रही है, is controlling X लिमिटेड, yet H लिमिटेड, लेकिन फिर भी H लिमिटेड नीड नॉट रिक्वायर टू कंसोलिडेट
नीड नॉट रिक्वायर टू कंसोलिडेट, हमें कंसोलिडेट नहीं करना चाहिए, नीड नॉट रिक्वायर टू कंसोलिडेट, क्यों नहीं करना चाहिए, कंसोलिडेट एक्स लिमिटेड एज पर AS21, एज पर AS21 के मुताबिक हमें कंसोलिडेट नहीं करना चाहिए, एज H limited is not having the control, is not having control, हमारे पास 50% से ज़्यादा स्टेक्स नहीं है, नॉट हैविंग कंट्रोल, कंट्रोल नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? आंसर्स कैसे देने हैं इस तरह के क्वेश्चंस, क्योंकि वो जो हमने AS21 शुरू में करा था उसमें बेसिकली अकाउंटिंग का पार्ट करा था। ये प्रोविजनल गाइडलाइंस हैं जो तुम्हें मालूम होनी चाहिए। केस स्टडी 6, सर आप कितने केस स्टडी कराओगे? जब तक कि मैंने ऐसे ही नहीं बोला है वाइडेस्ट कवरेज, और लिखा करके सारी चीज़ कराना ये इतना आसान नहीं होता। एस लिमिटेड इज सब्सिडियरी ऑफ एच लिमिटेड, तो एस लिमिटेड नाम की कंपनी है और ये एच लिमिटेड की सब्सिडियरी कंपनी है, इज सब्सिडियरी ऑफ एच लिमिटेड, करेक्ट। सब्सिडियरी एस लिमिटेड, सब्सिडियरी एस लिमिटेड, अब जो सब्सिडियरी कंपनी है एस लिमिटेड इज इन्वॉल्व्ड in manufacturing, is involved in manufacturing of writing instruments। तो जो सब्सिडियरी कंपनी है वो राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह मैन्युफैक्चर करती है, राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि कुछ स्टेशनरी वगैरह में वो डील करती है। राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब पेन पेंसिल वगैरह ये मैन्युफैक्चर करती है। इज इट क्लियर टू यू? लेकिन अब जो एच लिमिटेड है, while H Limited manufactures, जो H Limited है जो मैन्युफैक्चर करती है, मैन्युफैक्चर्स, चलो मैन्युफैक्चर तो वर्ड ठीक नहीं है, इसको मैं हटा करके ऐसे कर देता हूँ, डेवलप्स सॉफ्टवेयर। तो ये सॉफ्टवेयर डेवलप करती है, डेवलप्स सॉफ्टवेयर्स। तो तुमने देखा कि दोनों की प्रोडक्ट लाइन अलग अलग है, इजंट इट और नॉट? जो पेरेंट है वो सॉफ्टवेयर बना रही है, जो सब्सिडियरी कंपनी है वो राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। आगे कह रहे हैं एच लिमिटेड argues that consolidation may not provide true and fair view as business activities are not similar, as business activities are not similar, समझे क्वेश्चन? पेरेंट का बिजनेस अलग, सब्सिडियरी का अलग, तो एच लिमिटेड को लग रहा है कि हमें कंसोलिडेशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी जो लाइन ऑफ बिजनेस है वो अलग अलग है, और अगर हम कंसोलिडेट भी करेंगे तो इससे ट्रू और फेयर पोजीशन जो है वो डेपिक्ट नहीं हो पाएगी, रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी। आपका क्या ख्याल है? AS21 ये कहता है चाहे प्रोडक्ट लाइन सेम हो या ना हो, कंसोलिडेशन करना लाजमी है। इज इट क्लियर टू यू? तो इसमें आप लिखेंगे
अब चक्कर क्या है ना, हम लोगों को फाइनल को भी पढ़ाना पड़ता है, और वो हम ज़्यादा पढ़ाते हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, कई बार मुंह से इंड एस निकल आता है। एनीवे, एज पर AS21, एज पर AS21 कॉमा होल्डिंग कंपनी या पेरेंट कंपनी जो भी है, होल्डिंग कंपनी शुड कंसोलिडेट, उसको कंसोलिडेट करना पड़ेगा, शुड कंसोलिडेट ऑल सब्सिडियरी, सारी सब्सिडियरीज, अगर कोई सब्सिडियरी हैं तो उनको कंसोलिडेट करना ही पड़ेगा। कंसोलिडेट सब्सिडियरीज, चाहे वो डोमेस्टिक हो, फॉरेन हो। अगर मेरी कोई सब्सिडियरी कंपनी फॉरेन कंपनी में है, फॉरेन में है, तो तब भी मैं उसको कंसोलिडेट करूंगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, और चाहे हमारी बिजनेस एक्टिविटीज कुछ भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, irrespective of business activities. Is it clear to you or not? समझ में आया या नहीं आया? अच्छा जी, अब यहाँ तक करा है तो थोड़ा सा ब्रेक लेंगे हमेशा की तरह, और फिर आगे कंटिन्यू अभी रखेंगे। अभी थोड़ा इसके ख़त्म होने में टाइम है, ठीक है? क्लास अभी जारी
सो वेलकम अगेन। तो कहाँ तक हमने करा था? केस स्टडी मेरे ख्याल से मैंने 6 तक कर दी थी। 6। अभी कुछ और केस स्टडीज बड़े करेंगे क्योंकि थोड़ा सा लंबा है, और जब इतनी सारी मेहनत हमने करी है तो क्यों हम छोटे मोटे थोड़े पॉइंट भी छोड़ें। ठीक है, उन पॉइंट्स को कवर करने के लिए मैं केस स्टडीज का यूज़ कर रहा हूँ। तो केस स्टडी 7 आपको लग रहा होगा सर क्यों लिखा रहे हो बेटा। ये अगर तुम ईमानदारी से लिख रहे हो ना, जब एग्जामिनेशन का पेपर दे करके आओगे और तुम्हारे चेहरे पे 180 नहीं 360 डिग्री की स्माइल अगर ना हो तो मेरा नाम चेंज कर देना, ठीक है। तो वाई लाइन लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है, वाई लाइन, और ये क्या है? एक फाइनेंशियल बैंक है, अ फाइनेंशियल बैंक है। वाई लाइन अ फाइनेंशियल बैंक क्या है? फाइनेंशियल बैंक है। परचेज्ड, और वाई लाइन नाम की ये जो कंपनी है जो कि बेसिकली एक फाइनेंशियल बैंक है, इसने क्या करा? परचेज 60% स्टेक्स करे, 60% स्टेक्स परचेज करे, स्टेक्स इन फाइन लाइन लिमिटेड, इन फाइन लाइन लिमिटेड। तो फाइन लाइन लिमिटेड के इन्होंने कुछ स्टेक्स परचेज करे हैं, और स्टेक्स जो परचेज करे हैं मान लेते हैं कि 1/5/2026 कर लेते हैं, चलो 26, करेक्ट। आगे कह रहे हैं वाई लाइन डिस्क्लोज्ड, वाई लाइन डिस्क्लोज्ड सच इन्वेस्टमेंट। अब हमने ये जो इन्वेस्टमेंट करी है हमने, मतलब वाई लाइन ने, वाई लाइन डिस्क्लोज्ड सच इन्वेस्टमेंट्स, सच इन्वेस्टमेंट का मतलब इन्वेस्टमेंट्स इन फाइन लिमिटेड, सच इन्वेस्टमेंट्स जो हमने इन्वेस्टमेंट्स करी है एज स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड। अब उन्होंने इसको स्टॉक इन ट्रेड में क्यों रखा है? आपको मालूम है कोई चीज़ जब हम स्टॉक इन ट्रेड में रखते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? स्टॉक इन ट्रेड एज एट 31/3/2020, डेट अब मुझे 27 लिखनी पड़ेगी, 27, करेक्ट। तो 31/3/27 को जब इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई तो इन्वेस्टमेंट को, वैसे तो जब हम किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो हमारी सब्सिडरी कंपनी होती है तो उस इन्वेस्टमेंट को हम अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो दिखाते हैं वो कहाँ पर दिखाते हैं? इन्वेस्टमेंट के रूप में दिखाते हैं, नॉन करेंट एसेट के रूप में दिखाते हैं। इन्होंने तो स्टॉक इन ट्रेड में रख दिया है। स्टॉक इन ट्रेड में रखने का मतलब है कि इन इन्वेस्टमेंट को वो बेचना चाहते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ये जो हमने इन्वेस्टमेंट करी है इसको हम बेचने के उद्देश्य के लिए, यानी कि ये इन्वेस्टमेंट हमने बेचने के उद्देश्य के लिए करी है। हम ज़्यादा टाइम तक अपने पास नहीं रखना चाहते इस इन्वेस्टमेंट को, ये मतलब है। और आगे मैंने यहाँ लिखा भी दिया, शेयर्स एक्वायर्ड, यानी कि वाई लाइन ने जो शेयर्स एक्वायर करे थे, शेयर्स एक्वायर्ड वर सोल्ड, और इनको हमने बेच दिया, वर सोल्ड, और हमने इनको जो बेच दिया सोल्ड ऑन 20th of April 2027, यानी कि अकाउंटिंग ईयर जैसे ही ख़त्म हुआ हमारा उसके 10-15-20 दिन के बाद हमने इसको बेच भी दिया। डज वाई लाइन, क्वेश्चन ये है, डज वाई लाइन, क्या वाई लाइन लिमिटेड नाम की जो ये कंपनी है, डज वाई लाइन नीड टू कंसोलिडेट, क्या इसको कंसोलिडेट करना चाहिए? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर हमने इन्वेस्टमेंट करी है और भले ही कंट्रोल भी हमारे पास है, लेकिन उन इन्वेस्टमेंट को लंबे टाइम तक हम अपने पास नहीं रखना चाहते, सेल करने के पर्पस के लिए हमने इन्वेस्टमेंट करी है, तो उस केस में कंसोलिडेशन करने की ज़रूरत नहीं है। इज इट क्लियर टू यू? तो इस तरह के मैंने कहा चीज़ें जो होती है वो स्टैंडर्ड की गाइडलाइंस के अंदर ही हमें पढ़ना पड़ता है, और इस पर बेस्ड ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इन द गिवन केस comma Y-line bank has classified investments
has classified investments as stock in trade. Investments as स्टॉक इन ट्रेड, तो हमने इसको स्टॉक इन ट्रेड के रूप में रखा हुआ है. स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड. एंड it shows that shares acquired are held exclusively for subsequent disposal. तो स्टॉक इन ट्रेड में रखने का मतलब ही ये है कि हमने इनको बाद में बेचना है. सब्सिक्वेंट डिस्पोजल. तो स्टैंडर्ड कहता है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी है दूसरी एंटिटी में, भले ही वो 50% से ज़्यादा के इंटरेस्ट आपके लिए लेके आ रही है, लेकिन उन शेयर्स को अगर आपने डिस्पोजल के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा है तो उस केस में कंसोलिडेशन की ज़रूरत नहीं है. हेंस नो कंसोलिडेशन रिक्वायर. तो कंसोलिडेशन की ज़रूरत नहीं है. नो कंसोलिडेशन रिक्वायर्ड. आपको कोई कंसोलिडेशन करने की ज़रूरत नहीं है. इज़ इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आया या नहीं आया? है नहीं इंटरेस्टिंग? लीजिए जी, इंटरेस्टिंग है सर, बड़ा मज़ा आ रहा है ना. इसी बात पे मैं कुछ और केस स्टडी भी करा दूँ. लीजिए, अब मैंने यहाँ पर लिखा होल्डिंग कंपनी जो है वो तो प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी. होल्डिंग कंपनी इज अ प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी. होल्डिंग कंपनी क्या है? प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है. प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी. वाइल, लेकिन जो इसकी सब्सिडियरी है, वाइल सब्सिडियरी इज ए लॉस मेकिंग एंटिटी, लेकिन जो सब्सिडियरी कंपनी है वो लॉस मेकिंग एंटिटी है. सब्सिडियरी इज अ लॉस मेकिंग एंटिटी. सब्सिडियरी इज ए लॉस मेकिंग एंटिटी. सब्सिडियरी जो है वो लॉस मेकिंग एंटिटी है. क्या है? लॉस मेकिंग एंटिटी. आगे कह रहा है बोथ दी कंपनीज have recognized. अब दोनों कंपनी ने अपनी अपनी टैक्स लायबिलिटी रिकग्नाइज कर ली है. हैव रिकग्नाइज्ड टैक्स एक्सपेंसेस. तो जो भी दोनों कंपनी के टैक्स एक्सपेंसेस होंगे वो भी इन्होंने रिकग्नाइज कर लिए हैं. इज इट क्लियर टू यू? ये भी तुम्हें क्वेश्चन में दे दिया गया है. अच्छा जी, अब क्वेश्चन मेरा बेसिकली इसमें ये है आपसे कि अच्छा पहले तो क्वेश्चन पूछने से पहले इस कंपनी का अकाउंटेंट क्या कर रहे हैं. अकाउंटेंट वांट्स टू नो, जो अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट वांट्स टू नो whether group will have to recompute, क्योंकि एक प्रॉफिट मेकिंग है एक लॉस मेकिंग है. हैव टू recompute टैक्स एक्सपेंसेस. क्वेश्चन ये पूछ रहा है. तो आंसर होगा कि कोई रिकम्प्यूट करने की ज़रूरत नहीं है. इन दोनों के जो टैक्स एक्सपेंसेस हैं उसको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में लिखा जाएगा. इज इट क्लियर टू यू? तो रिस्पॉन्स तो इसका हो जाएगा तो इस केस में रिस्पॉन्स हमारा क्या हो जाएगा?
टैक्स एक्सपेंसेस AS22 में तुम टैक्स एक्सपेंस के बारे में तुमने पढ़ा होगा। हमें मालूम था टैक्स एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, करंट टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स एसेट, करेक्ट, या प्लस डेफर्ड टैक्सेस। तो प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो डेफर्ड टैक्स एसेट है या लायबिलिटी है। तो टैक्स एक्सपेंस करंट एंड डेफर्ड, करंट एंड डेफर्ड। तो टैक्स एक्सपेंस का मतलब करंट टैक्सेस एंड डेफर्ड टैक्सेस शुड बी कंप्यूटेड फॉर ईच SSC, और दोनों ने टैक्स एक्सपेंस कंप्यूट कर लिए हैं। शुड बी कंप्यूटेड फॉर ईच SSC, यानी कि पेरेंट और सब्सिडियरी, और दोनों ने अपने अपने टैक्स एक्सपेंस कंप्यूट कर लिए, तो हमें रिकम्प्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। स्टैंडर्ड ये कहता है कि भाई दोनों को सेपरेटली अपने टैक्स एक्सपेंस कंप्यूट होने चाहिए। प्रॉफिट्स, यानी कि अकाउंटेंट इनडायरेक्टली क्या चाह रहा था कि जो पेरेंट कंपनी है उसका प्रॉफिट है, तो हम प्रॉफिट को लॉस के अगेंस्ट सेट ऑफ कर ले और फिर टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करें, तो ऐसा नहीं हो सकता। प्रॉफिट्स ऑफ वन कंपनी cannot be offset with other one या another one। प्रॉफिट्स की बजाय लॉस लिख लो, तो लॉस ऑफ वन कंपनी कैन नॉट बी सेट ऑफ विद अनदर कंपनीज प्रॉफिट। इसका मतलब ये हो गया। इज इक्वल, यानी कि हमें रिकम्प्यूट करने की जरूरत नहीं है। सिंपल वर्ड्स में, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रेजेंटेड to give correct view of the company। तो तुम चाहो तो ये भी लिख सकते हो, एज सच नो रिकम्प्यूटेशन इज रिक्वायर्ड। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये कुछ बारीक पॉइंट्स होते हैं, मैंने कहा, जो केस स्टडी के थ्रू ही समझ में आते हैं। केस स्टडी 9 में जी क्या है, वाई लिमिटेड नाम की कंपनी है। वाई लिमिटेड हैड 45% इक्विटी शेयर, उसके पास 45% इक्विटी शेयर है। 45% इक्विटी शेयर्स ऑफ जेड लिमिटेड एज एट 31st of 3, 2025, and it had paid money for further, पहले से ही हमारे पास 45% स्टेक है और हमने कुछ और इक्विटी शेयर खरीदे, फर्दर 25%। यानी कि मैंने जब किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी तो मेरे पास 45% शेयर तो आ गए, और मैंने मनी भी पे करके रखा था कुछ 25% और शेयर हासिल करने के लिए, करेक्ट। तो कई बार ऐसा होता है, जैसे हम किसी कंपनी के 45% शेयर खरीद रहे हैं, हम पहले से एडवांस मनी उनको दे के रख देते हैं कि हम फ्यूचर में 25% स्टेक्स और खरीदेंगे। आपको याद है, आपने 11th में 12th में इससे पहले के लेवल पे कभी आपने पढ़ा होगा, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। बैलेंस शीट में लिखा होता था ना, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सब्सिडियरी कंपनी ने जब अपनी बैलेंस शीट बनाई होगी, तो बिकॉज सब्सिडियरी कंपनी को ये पैसा एडवांस में मिल गया है हमसे, तो इस और उसके खिलाफ उन्होंने हमें अभी शेयर्स दिए नहीं है, देने हैं, करेक्ट। तो इसको वो क्या लिखेगी, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तो मैंने यहाँ पर यही लिखाया कि दिस अमाउंट
दिस अमाउंट इज लाइंग, दिस अमाउंट इज लाइंग, अब ये जो अमाउंट है पड़ा हुआ है, दिस अमाउंट इज लाइंग एज शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, पेंडिंग allotment in the books of subsidiary company, pending allotment in the books of Z Limited, Z Limited subsidiary company है, in the books of Z Limited। याद रखो Z Limited से में हमारे पास ऑलरेडी 45% स्टेक्स हैं, लेकिन हमने उनको कहा कि हम 25% स्टेक्स और खरीदना चाहेंगे आपसे, और उसके लिए हमने पहले ही उनको पैसा दे के रख दिया। इज इट क्लियर टू यू? आगे कह रहा है these shares were allotted, these shares were allotted, these shares were allotted, these shares were allotted to Y Limited during 25-26, लेकिन ये 25% जो शेयर हमें मिले वो 25-26 में मिले, यानी कि 31/3/2025 तक मेरे पास सिर्फ 45% ही शेयर्स हैं। इज इट क्लियर टू यू? क्वेश्चन ये है कि शुड वाई लिमिटेड कंसोलिडेट जेड लिमिटेड on 31/3/2025? तो आंसर होगा नो, क्योंकि 31/3/2025 तक हमारे पास 45% ही स्टेक्स हैं, तो इसलिए उस दिन हम कंसोलिडेट नहीं कर सकते। हालांकि नेक्स्ट ईयर जब हमको शेयर मिल जाएंगे 25-26 में, तो नेक्स्ट ईयर के एंड में हम कंसोलिडेट कर सकते हैं। तो रेस्पॉन्स जो होगा आपका इस क्वेश्चन में, तो मैंने क्रिस्प रेस्पॉन्स लिख दिया इसमें, सिंस एज एट 31/3/2025 को वाई लिमिटेड होल्ड्स ओनली, अब वाई लिमिटेड के पास इस तारीख को केवल 45% स्टेक्स है, होल्ड्स ओनली 45% स्टेक्स, 45% स्टेक्स in Z Limited, no consolidation as per AS 21 required। तो इस दिन हमें कंसोलिडेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारी सब्सिडियरी कंपनी नहीं है, क्योंकि कंट्रोल हमारे पास नहीं है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आया? इसी तरीके से केस स्टडी 10 या क्वेश्चन नंबर 10 कह लो, कुछ भी कह लो, केस स्टडी 10 में जी मैंने आपको क्या लिखा है? केस स्टडी 10 में मैंने लिखा है कि एच लिमिटेड नाम की कोई कंपनी, और ये अच्छा क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है। एच लिमिटेड इन्वेस्टेड, तो एच लिमिटेड ने इन्वेस्टमेंट करी है, इन्वेस्टेड इन, अब एच लिमिटेड ने इन्वेस्टमेंट करी है, जस्ट वेट, in 15% equity shares, in 15% equity shares of S Limited for rupees 4 lakh। तो 4 लाख रुपये हमने दिए और 15% इक्विटी शेयर एस लिमिटेड के हमने खरीदे। इज इट क्लियर टू यू? आगे क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है कि नेट एसेट्स ऑफ एस लिमिटेड ऑन दैट डेट, उस दिन जो नेट एसेट्स हैं एस लिमिटेड के, जब हमने ये 15% शेयर खरीदे, वर
on that date were रुपीज 16 लाख। तो 16 लाख रुपए के नेट एसेट्स थे उस दिन, जिस दिन हमने 15% की इन्वेस्टमेंट करी। करेक्ट। आगे मैंने ये लिखाया कि सब्सिक्वेंटली एच लिमिटेड, अब बाद में क्या हुआ है, एच लिमिटेड ने सब्सिक्वेंटली एच लिमिटेड एक्वायर्ड, हमने अब और स्टेक्स एक्वायर कर लिए, एक्वायर्ड फर्दर 45% stakes, further 45% shares for rupees 15 lakhs। अब हमने 15 लाख रुपए दे करके 45% स्टेक्स और एक्वायर कर लिए 15 lakhs when net assets of S Limited were रुपीज 25 लाख। और जब हमने जब हमने दोबारा से इन्वेस्टमेंट करी तो उस दिन जो नेट एसेट्स थे वो 25 लाख के थे। एंड इवेंचुअली गॉट द कंट्रोल। जाहिर है कि अब 45% स्टेक्स और हमारे पास आ गए, 15 पहले से ही थे, तो कंट्रोल भी हमारे पास आ गया। इवेंचुअली गॉट द कंट्रोल। तो अब हमारे पास कंट्रोल भी आ गया। इज इट क्लियर टू यू? अब आपको इस क्वेश्चन में बेसिकली, क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे, मुझे इसमें गुडविल या कैपिटल रिजर्व कंप्यूट कर करके दिखाना है। क्वेश्चन की डिमांड वैसे ही ये है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड क्या कहता है कि अगर मेरे पास कंट्रोल आया है सब्सिक्वेंट इन्वेस्ट करके, सब्सिक्वेंट इन्वेस्टमेंट यानी कि पहले से मैंने इन्वेस्टमेंट करी थी तब मेरे पास 15% स्टेक्स थे, कंट्रोल नहीं था। सब्सिक्वेंट मतलब बाद में मैंने इन्वेस्टमेंट करी और मेरे पास कंट्रोल आ गया। और जब हमारे पास कंट्रोल आता है तो हमने AS 21 कराई था, हमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ती है, आपको याद होगा, उस पर हम गुडविल कैपिटल रिजर्व कंप्यूट करते थे। करेक्ट। तो अगर मेरे पास कंट्रोल सब्सिक्वेंट इन्वेस्टमेंट करने के बाद आता है तो ऐसी सिचुएशन में इंड AS 21 क्या कहता है कि गुडविल कैसे कंप्यूट होगी, ये मेन पॉइंट है। रिस्पॉन्स, तो पहले तो स्टैंडर्ड क्या कहता है, एज पर AS 21, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 21 क्या कहता है, इफ कंट्रोल is acquired on account of subsequent का मतलब बाद में, on account of subsequent investment, जिसको तुम एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हो, on account of subsequent investments, then गुडविल और कैपिटल रिजर्व। तो गुडविल और कैपिटल रिजर्व हम कैसे कंप्यूट करेंगे, गुडविल और कैपिटल रिजर्व should be computed on स्टेप बाय स्टेप बेसिस का क्या मतलब है? अब जाहिर है कि मैं गुडविल की कैलकुलेशन तो तब करूंगा जब मेरे पास कंट्रोल आ जाएगा। तो मैं गुडविल करूंगा तो मैं उस दिन कंप्यूट, लेकिन कैसे करूंगा, पॉइंट ये है। यानी कि ऑन द डेट ऑफ कंट्रोल को मैं अब ये गुडविल की कंप्यूटेशन करूंगा। अब क्वेश्चन में दिया नहीं है ऑन द डेट ऑफ कंट्रोल, लेकिन डेट ऑफ कंट्रोल का मतलब जब आपके पास 50% से ज़्यादा के स्टेक्स हो गए, 15 पहले थे, 45% और आ गए, तो ऑन द डेट ऑफ कंट्रोल को गुडविल की कंप्यूटेशन कैसे करी जाएगी। 1,
पहले तो मैंने लिखा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो मैंने पहले इन्वेस्टमेंट करी थी 15% जब मेरे पास स्टेक्स आए थे, याद है आपको, तो उसके लिए हमने 4 लाख रुपीस दिए थे, 4 लाख रुपीस दिए थे, करेक्ट। 15% मैंने इन्वेस्टमेंट करी और मेरे पास 4 लाख रुपए मैंने दिए। तो मैं इसमें से अब लेस करूंगा, लेस शेयर ऑफ नेट एसेट्स, शेयर ऑफ नेट एसेट्स। नेट एसेट्स का मतलब इक्विटी भी होता है, आप शेयर ऑफ इक्विटी भी लिख सकते हैं। तो नेट एसेट्स का मतलब इक्विटी। तो सब्सिडियरी कंपनी की जब मैंने पहले इन्वेस्टमेंट करी थी उस दिन जो नेट एसेट्स थे वो 15 लाख रुपए के थे। उस दिन नेट एसेट्स 15 लाख के थे। तो 15 लाख का 15% नेट एसेट्स आपको बिलोंग करेंगे, दैट इज इक्वल टू ₹2,40,000। बिकॉज इन्वेस्टमेंट का अमाउंट ज़्यादा है तो गुडविल आ गई, गुडविल 1,60,000। ये तो स्टेप नंबर 1 में ये सब कैलकुलेशन ऑन द डेट ऑफ कंट्रोल को होगी। ये गुडविल आ गई, करेक्ट। फिर आप स्टेप, जब आपने दूसरी इन्वेस्टमेंट करी तो उसकी जो कॉस्ट है वो 15 लाख की है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब आपने 45% स्टेक्स एक्वायर करे तो 15 लाख रुपए आपने दिए जी। 15 लाख रुपए आपने दिए या नहीं दिए? बिल्कुल दिए। तो 15 लाख रुपीस आपने पेमेंट करी। अब मैं फिर से लेस करूंगा, लेस शेयर ऑफ इक्विटी या नेट एसेट्स। जब आपने सेकंड इन्वेस्टमेंट करी तो उस दिन जो नेट एसेट्स थे वो 25 लाख के थे और 25 लाख का 45% आपको बिलोंग करेगा। तो 25 लाख का 45% आ जाएगा आपका 11,25,000। तो 15 लाख में से 11,25,000 करेंगे तो फिर से गुडविल आ गई 3,75,000 की। इसका मतलब ऑन दी डेट ऑफ कंट्रोल के दिन ये माना जाएगा कि जो गुडविल है वो 5,35,000 की है। यानी कि टोटल गुडविल जो हो जाएगी ऑन द डेट ऑफ कंट्रोल के दिन, टोटल गुडविल कितनी हो जाएगी? पहले स्टेप में हमने गुडविल कंप्यूट करी थी 1,60,000। दूसरे स्टेप में हमने गुडविल कंप्यूट करी 3,75,000। तो ऑन द डेट ऑफ कंट्रोल को गुडविल जो मानी जाएगी डेट विल बी इक्वल टू 5,35,000। समझ में आया या नहीं आया? तो अगर कंट्रोल सब्सिक्वेंट इन्वेस्टमेंट के थ्रू आता है तो उस केस में किस तरह से कंप्यूटेशन होगी ये आपको मालूम होना चाहिए। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? सर आ रहा है। लीजिए जी, इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, जरा सा टाइम दें, कई बार रिकैप करने में मुझे भी वक्त लग जाता है। तो एच लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है, मान लेती है। एच लिमिटेड एक्वायर्ड 45% स्टेक्स। एक बार फिर से मैंने तुम्हें ये कहा, एच लिमिटेड एक्वायर्ड 45% स्टेक्स, 45% स्टेक्स ऑफ एस लिमिटेड, एस लिमिटेड। लेकिन यहां मैंने क्या लिखा? सेवरल टाइम्स। यानी कि ये जो 45% स्टेक्स एच लिमिटेड ने एक्वायर करे हैं ये एक ही बार में नहीं करे, ये थोड़े थोड़े, कभी 5%, कभी 10%, कभी 3%। बात समझ में आया? देखो पहले वाले केस में क्या था, जो इससे पहले हमने क्वेश्चन करा था, पहले मैंने 15% इन्वेस्टमेंट करी थी और अगली इन्वेस्टमेंट, सब्सिक्वेंट इन्वेस्टमेंट करके ही मेरे पास कंट्रोल आ गया। जब ऐसा होगा तो उस केस में गुडविल ऐसे कंप्यूट करेंगे। लेकिन अब की बार वो क्या कह रहा है कि जो 45% हमने शेयर्स खरीदे हैं ये पहले कई बार हम खरीद चुके हैं। यानी कि मैंने पहले 3% खरीदे, अब दूसरी बार मैंने 2% खरीदे तो कंट्रोल नहीं आया ना मेरे पास। फिर मैंने 3%, 4%। तो एच लिमिटेड के पास 45% स्टेक्स हैं और ये उन्होंने एक्वायर करे हैं सेवरल टाइम्स फॉर
टोटल रुपीस 25 लाख, और टोटल खर्चा जो तुम्हारा इन शेयर्स को एक्वायर करने में लग गया, हालांकि आपने एक ही बार नहीं करे, ये सेवरल टाइम्स करे, करेक्ट, 25 लाख रुपए का खर्चा लग गया। आगे ये भी कह रहा है फर्दर कॉमा H Limited acquired 10% shares for rupees कितना लिखा है, 10 लाख लिखा देते हैं, for rupees 10 lakh when net assets of S Limited, जब S Limited के नेट एसेट्स जो थे वो रुपीज 55 लाख, यानी कि जब हमने 10 लाख रुपए देकर के 10% शेयर और एक्वायर करे तो अब मेरे पास कंट्रोल तो आ गया, है। तो डेट ऑफ कंट्रोल के दिन गुडविल का वैल्यूएशन हमें करना पड़ेगा, इजंट इट और नॉट। तो अब की बार गुडविल की वैल्यूएशन कैसे होगी? पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में आपको डिफरेंस समझ में आया? पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इस क्वेश्चन में आपने कई बार 45% शेयर एक्वायर करे, करेक्ट, पहले से ही, और थोड़ा कर करके आपने करे। और मोर ओवर इस क्वेश्चन में जब ये नहीं दिया हुआ कि जब आपने 10%, 3%, 4%, 5% एक्वायर करे थे तब कितने नेट एसेट्स थे। क्वेश्चन ने तो बस ये बताया कि 45% आपने शेयर एक्वायर करे 25 लाख रुपए दे करके। तो ऑन द डेट ऑफ कंट्रोल को इस वाले क्वेश्चन में मैं कैसे करूंगा? तो ऑन द डेट ऑफ कंट्रोल को गुडविल जब कंप्यूट करी जाएगी, इस केस में एक ही बार मुझे करनी पड़ेगी। और वो कैसे करेंगे? पहले तो मैं देखूंगा यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जैसा कि हमें लिखना ही पड़ता है। तो जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उसकी कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, देखो जी, टोटल कॉस्ट आपकी 35 लाख, टोटल कॉस्ट पहले मेरी कितनी थी? कॉस्ट 25 लाख थी और अब 10 लाख, तो 35 लाख की टोटल कॉस्ट हो गई, करेक्ट। 45% जो हमने खरीदे वो 25 लाख दे करके खरीदे टोटल, और 10 लाख हमने और दिए। अब मैं इसमें से लेस कर दूंगा सीधा एक ही बार शेयर ऑफ नेट एसेट्स। तो शेयर ऑफ नेट एसेट्स, अब सब्सिडियरी कंपनी के जो नेट एसेट्स है ऑन द डेट ऑफ कंट्रोल के दिन 55 लाख के, 55 लाख के, इज इट क्लियर टू यू? अब 55 लाख का, अब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए? 45 पहले थे, 10% और आ गए तो 55% हो गए, तो 30,25,000। इस केस में तुम एक ही बारी में गुडविल निकाल लोगे, तो गुडविल तुम्हारे पास जो आ गई 4,75,000 आ गई है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? इसके अलावा स्टैंडर्ड अब ये खत्म हो गया, खुश पहले तो अच्छी तरह हो जाओ। वैसे तुम्हें मैंने बताया हुआ है इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस के बारे में। इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस जैसे डेटर्स की, क्रेडिटर्स की, बिल्स रिसीवेबल की होती थी, तो स्टैंडर्ड क्या कहता है, जब हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस को एलिमिनेट कर दिया जाता है, करेक्ट। उसके बाद अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के बारे में भी मैंने तुम्हें बताया था, याद है आपको? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट यानी कि AS21 अनरियलाइज्ड प्रॉफिट से भी डील करता है। मैंने आपको बताया था जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होते हैं उसमें दो तरह की सिचुएशन सामने आती थी। मैंने आपको AS21 में बहुत डीपली अनरियलाइज्ड प्रॉफिट पढ़ाया हुआ है, तो ये आप वहाँ से भी देख सकते हैं। वैसे मैंने आपको याद दिला दूं कि एक डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन होती थी, एक अप स्ट्रीम ट्रांजेक्शन होती थी, और अकॉर्डिंगली उसके हम ट्रीटमेंट करा करते थे। इज इट क्लियर टू यू? डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन होती थी तो जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होता था हम इन्वेंट्री से माइनस करते थे और कंसोलिडेटेड पीएनएल में से माइनस करते थे। अप स्ट्रीम ट्रांजेक्शन में जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकलता है इन्वेंट्री में से तो पूरा माइनस होगा, लेकिन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट में जो पेरेंट का शेयर है वो कंसोलिडेटेड पीएनएल में से माइनस करते थे, और जो माइनॉरिटीज का शेयर था वो माइनॉरिटीज में से माइनस करते थे। यानी कि ये स्टैंडर्ड हमें कुछ इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन के बारे में भी बताता है और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के बारे में भी बताता है। और लास्ट चीज
स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म पॉलिसीज़ के बारे में भी कहता है। यूनिफॉर्म पॉलिसीज़ का मतलब क्या है? आपको याद होगा जब मैंने कंसोलिडेशन का चैप्टर कराया था उसमें मैंने यूनिफॉर्म पॉलिसीज से रिलेटेड क्वेश्चन भी कराया था। यूनिफॉर्म पॉलिसीज यानी कि जब हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो जहाँ तक पॉसिबल हो सके दोनों कंपनी की जो पॉलिसीज होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। तो इस स्टैंडर्ड में ये है जी, और इससे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको ये स्टैंडर्ड, और कहना तो नहीं चाहिए अपने आप ये कहते हुए चीज़ें अच्छी लगती है और मैं खास तौर से ऐसी चीज़ें कहना अवॉइड करता हूँ, तो बस आपको अच्छा लगा है तो अपने सजेशन जरूर देते रहें। हम इतना जरूर कह सकते हैं कि वी टेक प्राइड इन गिविंग यू द मोस्ट इम्पोर्टेंट पेनिट्रेटिव, इसमें कोई डाउट नहीं है, ट्यूटोरियल्स। इससे ज़्यादा वाइडेस्ट कवरेज अब पॉसिबल नहीं हो सकती। मॉड्यूल का एक एक क्वेश्चन और जो भी लेटेस्ट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन आया वो भी हमने कवर कराया। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ऑफ कोर्स किसी नए स्टैंडर्ड के साथ।